Please subscribe my channel and hit the bell notification icon also. Never miss update. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, गौरव कुमार स्टडीज़ में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। बेसिकली जो रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट कैसे हुई थी, ठीक है। द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, ऐसा मतलब राजा ने कर क्या दिया था कि जो लोग हैं वो दंगे करने लग गए थे सड़कों पर आकर, ठीक है। सबसे पहले तो आप ब्लू बॉक्स में एक टेबल देखते हो, इसमें लिख रखा है सम इम्पॉर्टेंट डेट्स। इसको हम तब पढ़ेंगे जब हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब आता है इसका सबसे पहला पैराग्राफ। लुइस 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजन यू हैव लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन, यानी कि प्रीवियस सेक्शन के अंदर आप देख चुके हो जो लुइस 16 है उसने टैक्सेस क्यों बढ़ा दिए। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस, आप कैसे सोच सकते हो कि उसने टैक्सेस कैसे बढ़ाए हैं। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेजीम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन, यानी कि उसके विल के हिसाब से जो मोनार्क है, जो राजा है, वो खुद डिसाइड नहीं कर सकता उसको टैक्सेस बढ़ाने या घटाने हैं। रैदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। उसको सबसे पहले तो एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी स्टेट जनरल के रिप्रेजेंटेटिव्स की, जिसमें से 3 स्टेट जनरल के रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे, ठीक है। और जो राजा है, जो मोनार्क है, वो प्रपोजल रखता था नए नए टैक्सेस के। द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। देखो मैंने कहा जो 3 स्टेट है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं, मेन मेंबर्स भेजते हैं जो बहुत ही एजुकेटेड मेंबर्स होते हैं। हाउएवर द मोनार्क अलोन could decide when to call a meeting of this body, यानी कि जो मोनार्क है वो खुद डिसाइड कर सकता है कि उसको मीटिंग कब बुलवानी है। द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज इन 1614, यानी कि लास्ट टाइम जो है वो मीटिंग कब बुलवाई गई थी 1614, ठीक है। ऑन 5 मई 1789, यानी कि 175 साल बाद 175 ईयर्स लेटर जो लुइस 16 है उसने दोबारा से एक असेंबली बुलवाई। पहले कोई लुइस 15 या लुइस 14 ने बुलवाई होगी असेंबली, लेकिन इसमें आ रहा है लुइस 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट्स। लुइस 16 ने एक असेंबली बुलवाई 3 स्टेट्स की, जिसमें से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। जनरल टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस, जिसमें से जो मोनार्क है, जो राजा है, वो नए नए प्रपोजल रखा था नए नए टैक्सेस के। अ रिस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्सलेस वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स। जो वर्सलेस का जो हॉल है बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया ताकि वो रिप्रेजेंटेटिव्स को होस्ट कर सके। द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच। जो पहला और सेकेंड स्टेट जो है, स्टेट जनरल है, उसने कितने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे? 300 उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे। हु वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड, यानी कि वो एक तरह से फेस सीटेड, यानी कि एक तरह से आमने सामने बैठे थे वो। वाइल द 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक, यानी कि जो 600 मेंबर्स हैं वो पीछे खड़े हुए थे, यानी कि जो नॉबल मैन होते, जो क्लर्की होते, जो बैठे हुए थे, उनके वो ही पीछे खड़े हुए थे थर्ड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स, यानी कि जो थर्ड स्टेट में उसमें कौन कौन थे? उसमें बहुत ही प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लड़के थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे मेंबर थे, ठीक है। पीजेंट्स, आर्टिशंस एंड वुमेन्स वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। जो गरीब किसान था, जो चित्रकार थे, जो स्कल्पचर वगैरह ड्रॉ करते थे, ठीक है, और जो औरतें थी वो असेंबली के अंदर डिनाइड थी, उनकी एंट्री, वो असेंबली के अंदर नहीं आ सकते थे। हाउएवर देयर ग्रीवियंसेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 विच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैव ब्रॉट विद देम, यानी कि जो उनकी शिकायतें, जो उनकी प्रॉब्लम है, उन्होंने अपने एक लेटर में लिख के दे दी थी, और रिप्रेजेंटेटिव्स 40,000 लेटर्स लाए थे, ठीक है, उनके जिन जिनकी प्रॉब्लम थी। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैज़ बिन कंडक्टिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट, यानी कि पहले के जो होता था अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रेजीम, उसमें ये बोलते थे कि हर स्टेट का एक एक वोट होएगा, यानी कि जो 3 स्टेट्स है ना, हर स्टेट का एक एक वोट होएगा। दिस टाइम टू लुइस वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस, और जो लुइस 16 है वो भी सेम प्रैक्टिस करने वाला था अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रेजिम, पहले के रेजिम के हिसाब से वो भी सेम प्रैक्टिस करने वाला था। यानी कि 3 स्टेट है, 2 स्टेट तो मेरी तरफ ही हो गए और एक स्टेट चाहे वो मेरी तरफ हो या ना हो, मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। अब आता है आगे, बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडिंग दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल, यानी कि लेकिन थर्ड स्टेट ने ये डिमांड करा कि आप पूरी असेंबली को वोट करने का मौका दीजिए, यानी कि जो भी प्रेजेंटेड है इस असेंबली में, हर कोई वोट देगा, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो इलिटरेट पर्सन हो, या फिर वो बहुत ज़्यादा लिटरेट पर्सन हो, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा मेंबर हो, ठीक है।
वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, यानी कि ईच मेंबर का हर एक वोट होएगा, चाहे वो क्लर्की हो, चाहे वो नॉबल पर्सन हो, चाहे वो थर्ड स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव्स हो, चाहे वो बिग बिजनेसमैन हो, मर्चेंट्स हो, हर किसी को एक एक वोट देना चाहिए असेंबली के अंदर। थर्ड स्टेट ने ये मांग रखी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने, ठीक है। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसफर्स लाइक रूजे इन हिज बुक, यानी कि ये एक ऐसा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था जो रूजे ने अपनी बुक में लिखा था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उनकी एक बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने एक डेमोक्रेटिक रूल रखा था कि हर एक पर्सन का वन वोट होना चाहिए, वन पर्सन इज इक्वल टू वन वोट, ठीक है। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, जब किंग ने रिजेक्ट करे ये प्रपोजल, मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट, यानी कि जो मेंबर्स है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है थर्ड स्टेट के, वो असेंबली से बाहर चले गए और वो दंगे करना शुरू कर दिए, प्रोटेस्ट करने के लिए वो असेंबली से बाहर निकल गए, ठीक है। अब आता है लास्ट एंड द फोर्थ पैराग्राफ। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है थर्ड स्टेट की, व्यू देमसेल्व्स एज स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन, यानी कि पूरी फ्रेंच नेशन, यानी कि एंटायर पॉपुलेशन की तरफ से हम बोलेंगे, हम रिप्रेजेंटेटिव्स है हम बोलेंगे, हम मेन मेंबर्स है हम बोलेंगे, ठीक है। ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सलिस, यानी कि वर्सलिस का जो पैलेस है वहाँ के ग्राउंड में एक टेनिस कोर्ट था। 20 जून को वो इकट्ठा हुए और उन्होंने एक असेंबली फॉर्म करी, ठीक है। दे डिक्लेयर देमसेल्व्स अ नेशनल असेंबली, और उन्होंने डिक्लेयर करा कि हम एक नेशनल असेंबली है, हम पूरी एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द पेरिस की नेशनल असेंबली है, ठीक है। एंड स्वोर नॉट टू डिस्पर्स दैट दे हैव टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, और उन्होंने कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो जाए कि अगर मोनार्क की पावर हमने ना बदली तो हमारे नाम में थर्ड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, ठीक है। उन्होंने ऐसे हाथ ऊंचा करके शपथ ली थी। आगे के पिक्चर्स में मैं आपको दिखाऊंगा। दे वर लेड बाय मिरेबियो एंड एबेसिस, यानी कि उनका लीडर कौन था, मिरेबियो, और दूसरा कौन था, एबेसिस। मिरेबियो वॉज बॉर्न इन नोबल फैमिली, जो मिरेबियो है वो एक तरह से नोबल फैमिली में बॉर्न हुआ था, वो एक तरह से नोबल पर्सन था, बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली से बॉर्न हुआ था, बट वॉज कन्विक्टेड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडुअल प्रिविलेजेस, लेकिन उसको ये लगता था कि जो सोसाइटी है उसको भी फ्यूडुअल प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, उनको भी प्रिविलेजेस मिलने चाहिए। ही हैड बॉट आउट अ जर्नल, और एक तरह से वो अपने साथ जर्नल भी लाए थे, बुक भी लाए थे, एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड असेंबल्ड एट वर्सलिस, जो वर्सलिस का जो क्राउड है, जो टेनिस कोर्ट के अंदर जो असेंबली क्राउड जो थी, असेंबली थी, उसके सामने वो पावरफुल स्पीचेस रख रहे थे, जो कि वो बुक लाए थे, अपनी जर्नल लाए थे साथ में रिव्यू, ठीक है। ये देखो, ये एक फिगरिन है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, ये टेनिस कोर्ट के अंदर है, ठीक है। ये सबसे ऊपर आप देख सकते हो कि एक आदमी है, वो शपथ ले रहा है, एक तरह से वो मेन मेंबर है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम पेरिस का जो है वो पूरा नक्शा बदल देंगे, ठीक है। हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, हम मोनार्की जो पावर है उसको लिमिटेड कंडीशन में कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हम एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी होनी चाहिए, एक तरह से गवर्नमेंट की मोनार्की भी, और एक तरह से राजा की मोनार्की होनी चाहिए, दोनों टाइप की मोनार्की होनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स है, जो एंटायर पॉपुलेशन है, उनको भी प्रिविलेजेस मिलने चाहिए। थर्ड फिगरिंग हमें ये बताती है कि वो हाथ ऊपर करके शपथ ले रहे हैं, ठीक है। अब आता है नीचे, ये देखो यहाँ पे दे रखा द टेनिस कोर्ट ओथ, टेनिस कोर्ट के अंदर है और ये ओथ ले रहे हैं, मतलब शपथ ले रहे हैं। प्रिपरेटरी स्केच बाय लार्ज पेंटर बाय जैकिस लुइस डेविड, यानी कि जैकिस लुइस डेविड ने ये पेंटिंग बनाई थी जब वो शपथ ले रहे थे। द पेंटिंग वॉज इंटेंडेड टू बी हंग इन द नेशनल असेंबली, एक तरह से नेशनल असेंबली जो है पेरिस के अंदर, वहाँ पे ये तस्वीर जो है ये लगाई गई है, ठीक है। ये उसी की एक पिक्चर है, आप देख सकते हो। एबेसिस ओरिजिनली अ प्रीस्ट, जो एबेसिस था वो एक तरह से प्रीस्ट था, एक तरह से पुजारी था, जो चर्च के अंदर काम करता है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करता है, वो पुजारी था। रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, वो अपने साथ एक पुस्तक लाया था, एक कॉपी लाया था, और वो कह रहा था कि आखिर थर्ड स्टेट है क्या। वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्सलिस, जो नेशनल असेंबली थी वो वर्सलिस के अंदर बिजी थी ताकि वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सके, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। द रेस्ट ऑफ फ्रेंच सिटी विद टर्माइल, जो पूरा फ्रेंच था, आधा का जो रेस्ट ऑफ द पेरिस जो पॉपुलेशन थी, पेरिस की जो पॉपुलेशन थी, रेस्ट पेरिस की जो पॉपुलेशन थी, वो एक तरह से गुस्से की कंडीशन में था, बहुत ही आग बबूले की कंडीशन में था। अ सीवियर विंटर हैड मिंट अ बैड हार्वेस्ट, एक तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी, इसका मतलब जो हार्वेस्ट है, जो फसल है, वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, इसीलिए जो ब्रेड के जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होल्डेड सप्लाईज, इसी
इसी फ़ायदे में जो बेकर्स हैं, जो बेकरी के जो बेकर्स होते हैं, उन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और जितने भी सप्लाईज है उसको होर्डिट करने लगे। मीन्स उनको चोरी चोरी करके इकट्ठा करने लग गए। जो भी अनाज के जो ग्रेन्स वगैरह, जो भी मटेरियल्स वगैरह होते हैं ब्रेड को बनाने के लिए, वो चोरी चोरी करके इकट्ठा करने लग गए ताकि हम इनको बड़े से बड़े दामों में बेचेंगे, ऊंचे से ऊंचे दामों में बेचेंगे। ठीक है। आफ्टर स्पेंडिंग और से लॉन्ग क्वेस्ट एट द बेकरी, यानी कि जब बहुत ज़्यादा टाइम हम बेकरी की दुकान के सामने लगते थे, क्योंकि वो एक तरह से लाइन लगा के औरतें खड़ी रहती थी। क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉम्ड इनटू द शॉप्स, यानी कि जो बहुत ज़्यादा एंग्री वुमेन थी, गुस्से वाली औरतें थी, उन्होंने शॉप्स के अंदर तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। बेकरी की जो शॉप्स थी उन्होंने तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर्ड ट्रूप्स, इसी टाइम पर जो किंग है उसने अपने ट्रूप्स को ये ऑर्डर करा कि आप पेरिस के अंदर चले जाओ। ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड्स स्टॉम्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल। ठीक है। जो एजिटेटेड क्राउड है, जो गुस्से वाला क्राउड है, उसने बेस्टाइल का जो प्रिजन है, ठीक है, जो राजा ने बनवाया था प्रिजन, बेसिकली वो एक तरह से फोर्ट था, लेकिन बाद में जो 17 और 18 सेंचुरी में जो राजा है उसको बेसिकली प्रिजन के पर्पस के लिए यूज़ करता था। तो लोगों को भी ये लगता था कि राजा जो है वो इसका गलत फ़ायदा उठाता और गलत पावर का यूज़ करता है इस प्रिजन में लोगों के साथ। ठीक है। तो उन्होंने उस बेस्टाइल की जो प्रिजन है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, स्टॉम्ड कर दिया था। आगे आता है सेकंड पैराग्राफ। इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर्स हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स हु वर ऑन द वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स, यानी कि गांव-गांव में ही खबर फैलने लग गई कि जो मैनर के जो लॉर्ड्स हैं, यानी कि जो लैंड लॉर्ड्स के जो लठियाल्स हैं, उन्होंने ऑर्डर दे दिए कि आप जगह जगह जाओ और जो भी पकी हुई फसल है उसको ख़राब कर दो। ठीक है। Caught in a frenzy of fear, the peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked chittics। ठीक है। एक तरह से जो किसान है, जो गरीब किसान है, वो बहुत ज़्यादा डरने की कंडीशन में थे और बहुत ज़्यादा गुस्से की कंडीशन में थे। उनके हाथ जो भी लगा, जो भी मटेरियल लगा, टूल्स लगा, जो भी वो खेती बाड़ी करते, जैसे कि लकड़ी वगैरह जो भी लगा, हैमर वगैरह, होस वगैरह जो भी लगे, पिच फॉक्स वगैरह लगे, वो अटैक करने लगे चिटिक्स को। अब आता है चिटिक्स। चिटिक्स कौन होता है? चिटिक्स वो होते हैं जो नोबल बैन और किंग की फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो उन पर हमला करने लग गए। ठीक है। उनके साथ जो भी लगा, लकड़हारी, जो भी उनके पास होस वगैरह, जो भी उनके पास हैमर वगैरह, जो भी इक्विपमेंट्स थे, जो भी वो खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ करते थे, उन्होंने उससे मारना शुरू कर दिया। किसको? चैटिक्स को। अब आता है अगला पॉइंट। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन, उन्होंने बहुत सारे ग्रेन को छुपा लिया, बहुत सारे लूटेड कर लिए ग्रेन। एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द मैनोरियल ड्यूज, यानी कि जितने भी उनके ड्यूज थे, उनके भी जितने भी उन्होंने उधारी ले रखी थी, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जला दिए। अ लार्ज नंबर ऑफ नॉबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, मैनी ऑफ दैम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि बहुत लार्ज नंबर के जो नॉबल्स हैं वो चले गए अपने घर से और नेबरिंग कंट्री जो है, आसपास के जो शहर, पेरिस के पास जैसे लंदन हुआ करता था, स्वीडन हुआ करता था, स्विट्ज़रलैंड हुआ करता था, जर्मनी हुआ करता था, वो उस नेबरिंग कंट्रीज़ में जाकर सेटल होने लग गए, क्योंकि एक तरह से बहुत ज़्यादा डर गए थे नॉबल पर्सन कि जो भी बात आ रही है वो हमारे ऊपर आ रही है। ठीक है। नॉबल पर्सन और क्लर्की के ऊपर बात आती है, थर्ड स्टेट के ऊपर कोई बात नहीं आती, क्योंकि वही दंगे कर रहे थे। ठीक है। अब आता है आखिरी पॉइंट। फेस्ड विद द पावर ऑफ रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, यानी कि जब राजा ने देखा जो मेरे जो सब्जेक्ट है, जो मेरे जो आम प्रजा है, वो इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़े कर रही है, लुइस 16 फाइनली अकॉर्डिंग रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। उसने ले ली, उसने मान लिया कि जो मेरी पावर है अब चेक करी जाएगी, अब नेशनल असेंबली जो है वो मेरी पावर चेक करेगी, मेरी जो पावर है वो लिमिटेड कंडीशन में होगी। ठीक है। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 में, 4 अगस्त की रात को 1789 में, द असेंबली पास द डिक्री, असेंबली ने एक डिक्री पास करी, अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस, यानी कि असेंबली ने बिल्कुल कह दिया कि कोई भी टैक्सेस वैक्सेस कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है थर्ड स्टेट को। ठीक है। उन्होंने सारा ये टैक्सेस जो है सारा एबॉलिश कर दिया उन्होंने, जो भी टैक्स सिस्टम था, टिट्स वगैरह थे, चर्च के जो टिट्स वगैरह टैक्सेस वगैरह आते थे, सारे एबॉलिश कर दिए थे। ठीक है। आगे आता है मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी वर टू फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, यानी कि जो क्लर्गी के जो प्रीस्ट थे, जो चर्च के जो प्रीस्ट थे, उनसे भी कहा गया कि आप अपने जितने भी प्रिविलेजेस हैं वो सारे आप खो दो। ठीक है। आप हमको दे दो, आप जितने भी आपको प्रिविलेजेस है सारा हम अबॉलिश करें। नेशनल असेंबली ने उनको ये कहा। टिट्स वर एबॉलिश्ड एंड लैंड ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। ठीक है। यानी कि
जो तित्स जो चर्च यानी कि जो चर्च के जो टैक्सेस है वो भी जो उनको कहते हैं तित्स, वो भी एबॉलिश कर दिए गए थे और उनके जो लैंड है वो नेशनल असेंबली के पास चले गए थे। ठीक है, कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है नेशनल असेंबली के पास उनके लैंड वगैरह जाना। एज अ रिजल्ट यानी कि इस रिजल्ट में द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स। इसी के कारण जो नेशनल असेंबली उसके पास कितने रुपये हो गए थे, 2 बिलियन लीवर का उसके पास एसेट्स आ चुका था। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक न्यू वर्ड्स भी दे रखे हैं। यहाँ पे दे रखा चैटू यानी कि चैटेक्स, कास्टली और स्टेटली रेजिडेंट बिलोंगिंग टू अ किंग और अ नोबल मैन, यानी कि वो लोग जो नोबल मैन की फैमिली से या किंग की फैमिली से बिलोंग करता है उन्हें चैटेक्स बोलते हैं। ठीक है, उनका भतीजा भतीजे हो सकते हैं किंग के, उनके भाई वगैरह हो सकते हैं, उनके चाचा के बेटे हो सकते हैं, उनको हम चैटेक्स बोल सकते हैं। या नोबल मैन के जितने भी फैमिली के मेम्बर्स हो सकते हैं उसको हम चैटेक्स बोल सकते हैं। मैनर का मतलब होता है एक महल टाइप जहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड लॉर्ड्स लेते हैं। उन्होंने क्या हथियार ली थी, उन्होंने लठियाल से हथियार लेती है। और ये जगह जगह अफवाह फैलने लगी गांव-गांव में कि जो मैनर है, जो लैंड लॉर्ड्स हैं, उन्होंने अपने उन्होंने जो भी वो होते हैं लठियाल जो है उनको ये ऑर्डर दे दिया है कि आप जो भी है राइप क्रॉप्स है उनको फसल को ख़राब कर दो, जो भी उगी हुई फसल है आप उनको ख़राब कर दो। एक तरह से अफवाह फैल गई थी। जो पीजेंट्स है वो एक तरह से अलार्म की कंडीशन में हो गए थे, इसलिए वो उन पर हमला करना शुरू कर दिया था। जो भी उनके पास इक्विपमेंट्स थे, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स थे, उनसे हमला करना शुरू कर दिया उन पर। ठीक है, ये देख सकते हो आप, इसका भी एक टेबल दे रखा है। इसका मतलब है कि ग्रीन में ये दे रखा है रीजन्स नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर, यानी कि वो रीज़न जो ग्रेट फियर से ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुए। ठीक है, एरियाज ऑफ एग्रियन रिवोल्ट अर्ली 1789, यानी कि 1789 से पहले जो है वो रिवोल्ट हो चुकी थी यहाँ पर। एपिसेंटर्स ऑफ द मेन पैनिक मूवमेंट्स, वो एपिसेंटर्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा डर का माहौल फैला हुआ था। द स्प्रेड ऑफ द ग्रेट फियर, और इसका मतलब होता है यानी कि जहाँ जहाँ पर डर जा रहा है। ये देखो ये स्विट्ज़रलैंड है, ये देखो ये पेरिस भी यहाँ पर, फ्रांस भी यहाँ पर है, नीदरलैंड्स भी इधर है। तो इधर इधर जहाँ पे है यहाँ पे डर का माहौल बना हुआ था इन शहरों के अंदर। ठीक है, अब आता है फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब जो पेरिस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बन गया। बेसिकली जो पेरिस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऐसे बना, नीचे पैराग्राफ दे रखा है। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791, यानी कि नेशनल असेंबली ने अपना जो पूरा जो ड्राफ्ट है जो पूरा बनाया वो 1791 में से बनाया था। ठीक है, 91 तक बनाया था, यानी कि उसको 2 साल लगे थे कम से कम। 1789 से लेकर 1791 तक उनको 2 साल लगे थे, जब जाकर उनका जो ड्राफ्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना था। ठीक है, इट्स मेन ऑब्जेक्ट टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। उनका मेन ऑब्जेक्ट यही था कि हम जो मोनार्क की जो पावर है उसको लिमिटेड कंडीशन में कर दें। ठीक है, आप अपनी पावर यूज़ करोगे लेकिन आप हमसे पूछ के करोगे। ठीक है, एक तरह से जो ब्रिटिशर्स ने हम राजाओं के साथ करा था वैसे ही अब जो मेन पॉपुलेशन है पेरिस की वो वहाँ के राजा के साथ कर रही थी। ठीक है, लेकिन राजा की भी गलती थी क्योंकि उन्होंने जो टैक्सेस है उसके बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे टैक्सेस। ठीक है, दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। दिस मेड पेरिस यानी कि फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि उन्होंने जो एक पर्सन के हाथ में सारी पावर थी वो अब 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दी, दैट इज द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव। 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दी, और जो पेरिस है जो फ्रांस है वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। अब आता है इसकी एक फिगर दे रखी है, मैं आपको ये समझाऊंगा। ये टेबल थोड़ा सा हार्ड भी है, मैं आपको समझा रहा हूँ फिर भी। एक्टिव सिटीजन्स कौन होते हैं और पैसिव सिटीजन्स कौन होते हैं। बेसिकली एक्टिव सिटीजन्स वो होते हैं जिनको वोट देने का राइट होता है। ठीक है, 28 मिलियन पॉपुलेशन में से सिर्फ 4 मिलियन पॉपुलेशन है वो वोट देती थी। ठीक है, और इसमें बेसिकली जितने भी है सारे आदमी होते थे, कोई भी औरतें या पीजेंट्स वगैरह गरीब वरीब कुछ नहीं होता था। बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स ये वाले होते थे। ठीक है, यही देते थे वोट वगैरह। पैसिव सिटीजन्स वो होते थे जिनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। अबाउट 3 मिलियन मैन, यानी कि 3 मिलियन मैन जो भी लैंडलेस लेबरर्स है या बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करते। अगर आपको वोट देना है तो आपको सही मात्रा में टैक्स पे करना पड़ेगा, तभी आप वोट दे सकते हो, नहीं तो आप नहीं दे सकते वोट। एक तरह से क्राइटेरिया था नेशनल असेंबली का भी। ठीक है, उनका भी एक क्राइटेरिया था राजा की तरह। वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25, जो वुमेन है, जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं और जो बच्चे वगैरह हैं और जो यूथ है, जो आदमी है 25 साल से नीचे के, वो भी वोट नहीं दे सकते थे। ठीक है,
जो एक्टिव सिटीजन्स हैं वो इलेक्टर्स को चूज़ करते थे, जो इलेक्टर्स हैं वो नेशनल असेंबली को चूज़ करती थी, और जो नेशनल असेंबली है वो मिनिस्टर्स को चूज़ करते थे। मिनिस्टर्स सिर्फ 3 होते जो, और जो मिनिस्टर्स हैं वो किंग को कंट्रोल करते थे, ठीक है। और ऐसी जुडिशरी जो है वो जज को भी चूज़ करती थी, यानी कि जज को भी वोट देती थी। जो एक्टिव सिटीजन्स है वो जज को भी वोट देती थी, ठीक है। यानी कि जो इलेक्टर्स है वो 50,000 लोग होते थे, ठीक है ना, जो कि 50,000 जो लोग हैं वो फिर नेशनल असेंबली को वोट देते थे, जो कि 745 थी, ठीक है। जो 745 मेंबर्स में से सिर्फ 3 मिनिस्टर्स निकलते थे, और जो 3 मिनिस्टर्स हैं वो किंग की जो पावर्स है उसको लिमिटेड कंडीशन में देते थे, ठीक है, यानी कि उसको कंट्रोल करते थे उसकी पावर्स को, ठीक है। और जो एक्टिव सिटीजन्स है वो जज को भी वोट देते थे, जज को भी यानी कि जज करते थे, वो वोट देते थे एक तरह से, ठीक है। सारा काम एक तरह से उसका हो गया था, पूरी एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द पेरिस का। अब आता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। हमने सारी पावर वेस्ट कर दी कि हम नेशनल असेंबली को दे सकें, ठीक है। सारी पावर जितनी भी है किसके पास थी, नेशनल असेंबली के पास थी, क्योंकि उसमें 745 मेंबर्स थे, मेन मेंबर्स वही थे नेशनल असेंबली का, ठीक है। विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे, ऑब्वियसली जो लोग हैं उन्होंने इलेक्ट करी थी। दिस इज सिटीजन्स फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली, ठीक है। एक तरह से वो सिटीजन्स थे जो इलेक्टर्स को वोट कर रहे थे और वो असेंबली में टर्न हो गई थी। सिटीजन्स ही थे जो इलेक्टर्स कर रहे थे, और जो इलेक्टर्स है वो असेंबली के अंदर कन्वर्ट होती थी, और जो असेंबली है वो मिनिस्टर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाया करती थी, और जो मिनिस्टर्स है वो किंग को कंट्रोल करते थे। बेसिकली थोड़ा सा ट्रिकी है ये, लेकिन अगर आप समझोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage were given the status of the active citizens। यानी कि वो मर्द, वो आदमी जो 25 साल से ऊपर का है और 3 दिन का लेबरर्स वेज देता है, टैक्सेस पे करता है, सिर्फ वही वोट दे सकता है, ठीक है। दे वर इंटाइटल टू वोट, यानी कि वही वोट दे सकता है। एक तरह से वो एक्टिव सिटीजन्स हैं, ठीक है। मैं एक्टिव सिटीजन्स हूँ, मैं पे करता हूँ टैक्सेस 3 दिन का, 3 दिन के जो लेबरर्स वर्क करता है उसका जो टैक्सेस है उतना टैक्सेस देता हूँ मैं, इसलिए मेरे को वोट देना का हक है, ठीक है। दे वर इंटाइटल टू वोट द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स। यानी कि जो मैन और वुमेन है एक तरह से वो पैसिव सिटीजन्स तब होते थे जब वो वुमेन तो वोट दे नहीं रखती थी, उनको इतनी लिबर्टी नहीं थी शुरू से। लेकिन जो मर्द, जो आदमी जिनके पास लैंडलेस लेबर्स थे, जो जिनके पास खेत नहीं हुआ करते थे, जो जिनके पास टैक्सेस पे करने के पैसे नहीं हुआ करते थे, वो वोट नहीं दे सकते थे, ठीक है। द रिमेनिंग मैन एंड वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स। यानी कि जो रिमेनिंग यानी कि जो बचे हुए जो लोग हैं और औरतें हैं वो एक तरह से पैसिव सिटीजन्स में कन्वर्ट हो जाते थे। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज एन मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। यानी कि अगर आपको एक इलेक्टर बनना है या नेशनल असेंबली का एक हिस्सा बनना है, एक मेंबर बनना है, तो आपको बहुत सारा टैक्स पे करना पड़ेगा, तब जाकर आप नेशनल असेंबली के पर्सन बन सकते हो। और क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप क्या पता मिनिस्टर्स में से निकल जाओ, ठीक है, जो कंट्रोल करे किसको, किंग को, ठीक है। दोबारा से मैं एक टेबल दोबारा से समझा देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया हो तो। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वो थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दी गई थी, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ठीक है। एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। एक्टिव सिटीजन्स वो लोग थे, वो आदमी थे जो 25 साल से ऊपर के थे और जो टैक्स पे करते थे किसको, नेशनल असेंबली को, ठीक है, गवर्नमेंट को वो टैक्सेस पे करते थे। पैसिव सिटीजन्स वो हुआ करते थे जो लैंडलेस लेबर्स हुआ करते थे, औरतें, बच्चे जो बिलो 25 ईयर्स थे, ठीक है, वो नहीं दे सकते थे, वो वोट नहीं कर सकते थे, ठीक है। जो एक्टिव सिटीजन्स है वो किसको इलेक्ट करते थे, इलेक्टर्स को। कितने इलेक्टर्स होते थे, 50,000 मैन होते थे, ठीक है। और जो इलेक्टर्स हैं वो किसको इलेक्ट करते थे, वो नेशनल असेंबली को इलेक्ट करते थे, जिसमें कितने होते थे, 745 मेंबर्स होते थे। और जो नेशनल असेंबली है वो उनमें से कौन निकलते थे, उनमें से मिनिस्टर्स निकलते थे, और जो मिनिस्टर्स है वो किसको कंट्रोल करते थे, वो किंग को कंट्रोल करते थे। और जो एक्टिव सिटीजन्स है वो किसको वोट करते थे, वो जज को भी वोट करते थे। बहुत ईजी है, आप समझ जाओगे अगर आप खुद भी समझोगे तो। मैंने दोबारा से टेबल समझा दिया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। लास्ट पेज आता है, एक तरह से ये फिगरिन भी दे रखी है, वहाँ का डिक्लेरेशन है एक तरह से कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाया गया है। और एक तरह से ये ब्लू बॉक्स में भी दे रखा है कि जो कौन कौन से राइट मिले हैं मैन को और सिटीजन्स को,
ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, एक तरह से उसने डिक्लेयर कर दिया कि मैन है जो आदमी और जो सिटीजन जो आम शहरवासी है उसको एक तरह से राइट मिलेंगे। राइट सच एस राइट टू लाइफ सॉरी, उनको ये राइट मिला था कि एक तरह आम जो मज़े से वो ज़िंदगी अपनी जी सकते हैं, उनको फ्रीडम थी कि वो क्या बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, वो किसी को सलाह भी दे सकते थे। इक्वलिटी बिफोर लॉ, हर इंसान इक्वल होगा कानून की नज़र में, ठीक है। वर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इन इनअलाइनेबल, दैट मीन्स यानी कि एक तरह से आपका जो अधिकार है वो जन्म से है, और आपका कोई अधिकार जो है, जो आपका लॉ है, वो सबसे इक्वल है और कोई छीन नहीं सकता। इन अलाइनेबल का मतलब ये होता है, सॉरी, राइट्स दैट इट दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बींग बाई बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, यानी कि जो हम जन्म से जो पैदा हुए हैं हमको एक तरह से राइट मिल गया हमें रहने का, हमें बोलने का, ठीक है। हमारा कोई जो राइट है, फ्रीडम है, वो कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है। अब आता है, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स, यानी कि एक तरह से ड्यूटी बन गई थी नेशनल असेंबली की, ताकि हर सिटीजन को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। इसी के साथ जो ये है ये सारा ख़त्म हो चुका है। एंड आई एम सो सॉरी कि मैं बहुत दिनों बाद अपनी जो है वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि हर 3 दिन के अंदर मेरी वीडियो आया करेगी। तब तक के लिए बाय। और अगली बार से हम शुरू करेंगे फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, यानी कि फ्रांस जो है उसने पूरी मोनार्की जो है वो पूरी तरीके से अबॉलिश कर दी है और वो रिपब्लिक सिटी में बदल गया है, यानी कि अब सिर्फ पब्लिक का राज होएगा, ठीक है। किसी का भी राज नहीं होएगा, पब्लिक का पूरा फ्रीडम होएगा कि उसको कैसी गवर्नमेंट चुननी है। जैसा मैंने अच्छे से पढ़ाया वैसे ही मैं ये वाला जो है ये भी अच्छे से पढ़ाऊँगा। एंड गाइस, जब भी ये चैप्टर ख़त्म होएगा तो मैं इसका एक फ़्लो चार्ट बनवाऊँगा। मीन्स जो लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है चैप्टर में, उसका एक फ़्लो चार्ट बनवाऊँगा। अगर आप चाहो तो मेरा जो फ़्लो चार्ट है वो देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। उसमें मैं बहुत ही ईजी तरीके से कन्वर्ट कर दूँगा चैप्टर को, ठीक है। और मैं गाइस आपसे सजेस्ट करता हूँ कि आप जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सारे पढ़ें, क्योंकि पेपर में जितने भी होते हैं सारे क्वेश्चन आंसर आते हैं। यानी कि आप जो भी टीचर की बात ना माने, आप खुद को सोचें और जितने भी क्वेश्चन आंसर जितने भी दे रखे कॉपी में, आप जितने भी टीचर्स ने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं आप बुक्स में से, जैसे एग्ज़ाम आइडिया है, ऑल इन वन है, ठीक है, इनमें से आप क्वेश्चन आंसर चूज़ कर सकते हो और पढ़ भी सकते हो, क्योंकि इनमें बहुत अच्छी लैंग्वेज में दिया होता है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।